सेकंड चैप्टर क्लास 11 का हमारे पास आता है, उसके अंदर टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको अगर मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको मैं थोड़ा अगर पहले बेसिक से बताना स्टार्ट करूं आप लोगों को, कि देख लो यार, कि अगर एक फंक्शन लिया मैंने, आपको एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया, इसके अंदर मैंने कोई भी नंबर लिखा, कुछ भी आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो, 2x + 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें मैंने फंक्शन लिया है 2x + 3। अगर यहाँ मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, मैंने 1 पुट किया बेटा, 2 × 1 + 3, तो आंसर कितना निकल कर आया है 5। अब यही मैंने पूर्वाशा से पूछा है, दूसरे स्टूडेंट है हमारी, बेटा 1 पुट करने पे कितना आ गया? तो पूर्वाशा समझदार लड़की कहती सर 10 आया। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? इज इट पॉसिबल? क्या कभी किसी भी एक ही नंबर को पुट करने पे दो डिफरेंट नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, ठीक है। किसी एक ही नंबर को पुट करने पे दो डिफरेंट नंबर नहीं आ सकते, बट रिलेशन में ये पॉसिबल था, है ना। रिलेशन में हमने जब क्वेश्चंस करे पॉसिबल था, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और इस फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक ही नंबर को पुट करने पे दो अलग अलग नंबर नहीं आ सकते। तो अगर कभी भी ऐसा नजर आ रहा हो, किसी एक ही नंबर में पुट करने पे अगर दो अलग अलग रिलेशन आ रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखो, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो पूर्वाशा की गलती है, पूर्वाशा ने गलत बोला है कि ये सर 1 पुट करने पे 5, तो मैंने बताया था सर 10 आएगा, तो ये उसकी गलती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। क्योंकि इसमें किसी भी एक रियल नंबर को अगर आप पुट करते हो, तो कोई ना कोई एक रियल नंबर निकल कर ही आएगा, ठीक है बेटा। किसी भी एक रियल नंबर को आप पुट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ निकल कर ही आएगा। तो जैसे मान लो कि 2 पुट किया आपने इसके अंदर, तो 7 आ गया। 3 पुट कर रहे हो आप इसके अंदर, तो 3 2 6, 6 + 3 बेटा 9 आ गया। 4 पुट किया आपने, 4 3 4 2 8, 8 + 3 11 आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन आएंगे ही आएंगे। बट ये भी फंक्शन हमारे पास ध्यान इस चीज का रखना है कि कभी भी इसमें ऐसा नहीं आना चाहिए, किसी भी एक ही नंबर को पुट करने पे दो डिफरेंट नंबर नहीं आने चाहिए। अगर कभी ऐसा आ रहा है, किसी एक ही नंबर को पुट करने पे दो दो नंबर आ रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम ये बना के दिखाते हैं अगर आपको, ये 1 2 3 4 ऐसे है बेटा, इसमें भी कंडीशन दो है, ठीक है। इसमें भी ये कंडीशन है कि जैसे यही नंबर है हमारे पास, मान लो। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि ये हर एक 1 पुट करने पे मैंने 5 आ गया, 2 पुट करने पे मेरा 6 आ गया, 3 पुट करने पे 7 आ गया, और 4 पुट करने पे 8 आ गया। हर एक नंबर का अपना एक डिफरेंट और यूनिक नंबर आना चाहिए, हर एक नंबर का। हर एक नंबर को पुट करने पे ये आना ही आना चाहिए। अगर मैं 4 पुट करूं और कोई नंबर ही ना आ रहा हो, ये भी गलती है एक, ठीक है। ये भी कभी कभी बच्चे गलत कर देते, क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 पुट करने पे 5 आ रहा है सर, 2 पुट करने पे 6 आ रहा है, 3 पुट करने पे 7 आ रहा है, और 4 पुट करने पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो इस फंक्शन में ही नहीं है। मान लो इसके अंदर 8 नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं होता हमारे पास, तो मतलब 1 पुट करने पे 5, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 7 है, बट 4 पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। वो हमारे पास तो वो फंक्शन काउंट नहीं होगा, उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। 1 पुट करने पे 5, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 7 एंड 4 पुट करने पे 8। कॉन्सेंट्रेट बेटा क्लास में करो। अब इसमें भी अगर हम बात करते हैं कि ये तो फंक्शन होगा, देखो हर एक नंबर की अपनी डिफरेंट और यूनिक इमेज है, बट यहाँ पे अगर हो जाए कि 1 ही पुट करने पे 5 आ रहा है, और 1 ही को पुट करने पे 6 भी आ रहा है, तो दिस नॉट पॉसिबल। किसी भी एक ही नंबर को पुट करने पे अगर दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे, 1 ही पुट करने पे 5 आ रहा है और 1 ही पुट करने पे 6 आ रहा है, तो वो हमारे पास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वो कभी ऐसा कहीं नजर आ रहा हो कि 1 ही पुट करने पे 5 और 1 ही पुट करने पे 6 आ रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ये फंक्शन होगा कि 1 पे 5, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 7 एंड 4 पुट करने पे 8 आ रहा है, ठीक है बेटा। इसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं किसी को कुछ ऐसा होगा जो समझ नहीं आया होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अभी अगला टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आएंगे हमारे पास। जैसा कि हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन आता है, सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब होता है आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल जुड़वा, बिल्कुल सेम 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 सेम, कि मतलब अगर मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 ही आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 ही आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, सो ऑन। ये हमारा आइडेंटिकल फंक्शन हुआ, बिल्कुल सेम सेम। अगर मैं इसे ग्राफ बना के दिखाऊं आपको प्रॉपर्ली, तो जैसे एक फंक्शन लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा एक आइडेंटिकल फंक्शन काउंट होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसमें जब आप ग्राफ बनाओगे इसका ऐसे करके, जब आप अगर ग्राफ बनाते हो इसका, तो यहाँ नंबर होते हैं बेटा 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो ये हमेशा जैसे ये होता है ना हमारे पास, अब इसका भी क्या मतलब होता है, बच्चे कहते हैं सर ये क्या है ये, मैंने कहा बेटा ये अगर आप ध्यान दो कि x पे आप एक वैल्यू पुट कर रहे हो, तो x पे आपने 1 वैल्यू पुट करी, तो 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है सर, 1 ही आ रहा है, ये पॉइंट मिल गया मुझे। तो वो 1 कहाँ आ रहा है, y का आएगा ना, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, कहीं पे ऐसे लिखा हो कि फंक्शन कहीं पे लिखा हो ऐसे करके 2x प्लस 3, तो इसका मतलब भी यही है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो एफ एक्स है वो y है हमारे पास, कि ये जो टर्म निकल कर आ रही है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास y होगा। तो ये हमने y इज इक्वल टू एक्स ले लिया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करने स्टार्ट किया हमने, इसमें अंदर x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, देखो 0 आ गया बेटा, 1 पुट करी 1 आ गया, -1 पुट करने पे -1 आया, -2 पुट करने पे -2 आ गया, -2 पुट करने पे 2 आ गया। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल ऐसे, ये हमेशा 45 डिग्री पे जाती है, ऑलवेज 45 डिग्री, जैसे 45 डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये हमेशा कितना होगा 45 डिग्री। तो ये जो फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं निकल कर वही वैल्यू आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शन का ये जो आएगा हमारे पास ऐसा आएगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है, सो ऑन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आया दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब स्टिल फिक्स, फिक्स यही रहेगा हमेशा, कांस्टेंट रहेगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, फिक्स रहेगा हमेशा। तो इसका जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, कोई भी एक सी नंबर होगा, कोई भी सी, इट्स अ कांस्टेंट नंबर, ना ये कम होगा कभी भी ना ही ज्यादा होगा। तो ऐसा क्यों, भैया ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, मैंने कहा बेटा ये इसीलिए ऐसा है बिकॉज इसके साथ में एक नंबर है 0x। तो कुछ बच्चे ने पूछा सर ये आप ये बताओ कि ये तो सी है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, तो सिर्फ एक सी आ गया, सी मतलब सर हम एज्यूम कर लेते हैं सी 3 आ गया सर, एक नंबर है 3 है, तो इसमें वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें तो वैल्यू पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बेटा है, वो नजर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा, बिकॉज वो एक्स के साथ 0 है। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, एक्स की वैल्यू आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, कुछ भी, जब हम उसे बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 0 ओनली, तो क्या बचेगा आंसर 3 बचेगा डायरेक्ट से। आप यहाँ कुछ भी पुट करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ठीक है, देखो 1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 3 आ रहा है, 2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 4 पुट करेंगे तब भी 3 आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी 3 आएगा, 0 पुट करेंगे तब भी 3 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर आपने तो कहा था किसी एक वैल्यू की 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मैंने कहा कहाँ आ रही है, नहीं आ रही, मैंने तो आपको ये कहा था किसी एक ही नंबर को पुट करने पर 2 अलग अलग नंबर नहीं आने चाहिए, मैंने ये थोड़ी बोला था कि 2 अलग अलग नंबर पुट करने पे एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मैंने ये थोड़ी बोला था कि किसी अलग अलग नंबर को पुट करने पे सेम नंबर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कोई भी नंबर अलग अलग पुट करते रहो, उससे हमारा सेम नंबर आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ सेम नंबर को पुट करने पे अलग अलग नंबर नहीं आने चाहिए, है ना, तो वो हमारा फंक्शन नहीं काउंट होगा, ये फंक्शन काउंट होगा। देखो 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 पुट, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ग्राफ बना के दिखाऊं, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3, तो यहाँ पे तो हमने क्या लिया था बेटा 3 लिया ना, या y, तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये लाइन ऐसे जाएगी बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैसे पैरेलल टू एक्सिस जा रही है सर, मैंने कहा देखो 0 पुट किया आपने तो आंसर 0 3 आ रहा है, 0 पुट करूँगा तब भी 3 आएगा, मैंने 1 पुट किया तब भी आंसर 3 आ रहा है, 2 पुट करूंगा तब भी आंसर 3 आ रहा है सर, -1 पुट करने पे भी 3 आ रहा है सर, -2 करने पे 3 आ रहा है। तो लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी हमेशा। जो जो फंक्शन होता है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन की जो लाइन जाती है हमेशा, ग्राफ जो जाता है कांस्टेंट फंक्शन का, ये हमेशा 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 पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही जाएगा। अब हाँ वो ये हो सकता है कि सर वो थोड़ा नीचे से जा रहा हो,
मैं सर ये एफ एक्स इक्वल्स टू ले लेता हूँ, -2 ले लिया सर मैंने, तो कोई बात नहीं बेटा, -2 यहाँ से नीचे यहाँ चला जाएगा, क्या दिक्कत हो गई? तो कुछ भी होगा वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी हमारे पास। द लाइन ड्रॉन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसकी लाइन हमेशा ए से रहेगी हमारे पास। नाउ थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है, दैट इज हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमें पता ही है, हमने बचपन में 9th क्लास में पढ़ के आए, 10th में ही पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये सब पॉलिनोमियल ही होते हैं। लीनियर मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, क्यूबिक जिसमें मैक्सिमम पावर 3 है। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है सारे। आप कुछ भी लिखो, आप सिर्फ इसमें x भी लिख दो, वो भी पॉलिनोमियल होगा हमारे पास। 2x लिख दो, 3x लिख दो, 10x लिख दो, सब पॉलिनोमियल होंगे हमारे पास। ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसका तो कोई फिक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं हमारे पास, कोई फिक्स है ही नहीं। तो इसमें हमारे पास जो जो भी दिया होगा क्वेश्चन, हम उसके हिसाब से उसका ग्राफ बना देंगे। तो अगर मैं आपके लिए कोई भी एक ले लूँ, आप जो बोलो मुझे इनमें से, हम वो एक ले लेते हैं। तो हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, x² + 2। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, तो जैसे मैंने कहा x² + 2 है, तो इसका क्या मतलब समझते हो? y = x² + 2, है ना? बताया था मैंने अभी आप लोगों को कि fx तो y ही होता है। fx मतलब जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वहां पे निकल कर जो हमारा आंसर आएगा वो तो fx ही है, वो तो हमारा y ही होगा हमारे पास। तो y = x² + 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? उसका तो हो गया था। मैंने कहा ये तो हम अपने पुराने जमाने में चले जाते वापस 10th क्लास में। 10th क्लास में हम पढ़ते थे ना बेटा, ऐसा करके कुछ ऐसे करके पढ़ते थे, ग्राफ बनाते थे, प्लॉटिंग करके थे। तो ऐसे हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू आप बताओ, खुद बताओ। x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 0 लेने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 लेने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। -1 लेने पे कितना आएगा? ये फिर भी 3 आएगा। 2 लेने पे हमारे पास 4 + 2 6, -2 लेने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 3 लेने पे 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे वैल्यू आ गई हमारे पास ये सारी। अब इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग। कोई भी फंक्शन आ जाए आप उसका ग्राफ आराम से बना सकते हो बाय प्लॉटिंग। प्लॉटिंग आप उसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन आ जाए हमारे पास तो प्लॉट करके। तो अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखो अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग इस फंक्शन का। ये हमने बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर डाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे हमें ज्यादा नहीं चाहिए तो ऊपर ही बनेगा, इसलिए मैंने नीचे ज्यादा नहीं बनाया है इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे बेटा? 0 लेते हैं। 0 लेने पे कितना वैल्यू आया हुआ है? 2 आया हुआ है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया सीधा सीधा। 1 लेने पे कितना आ गया हमारे पास? अरे गलती लिख देगा मैंने, 2 3 4 5 6 ऐसे है। ठीक है, हो जाती है गलतियां छोटी छोटी। 0 लेने पे कितना आया? 2। 1 लेने पे कितना आ रहा है? 3। -1 लेने पे भी कितना आ रहा है? 3। 2 लेने पे कितना आ रहा है बेटा? 6। -2 लेने पे भी कितना आ रहा है? 6। तो देखो इसका पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जितना भी होगा ये ऐसे जाएगा करके, ये टच करते हुए। तो ये हमारा होगा। अगर इसको मैं अगर आपको और छोटे लेवल में बताऊं, बड़े लेवल में बताऊं, अगर ये 1 होता है x² + 1, तो ये 1 से जाता है, ये जाता है ऐसे ही, पर ये 1 से जाता। अगर ये सिर्फ x² होता तो पैराबोला बनता, और ये भी पैराबोला ही है, बट फिर ये ओरिजिन से जाता है, ऐसे करके जाता है, यहाँ से जाता। ठीक है, अब जितना ये प्लस होता जाएगा ऊपर होता जाएगा, ये जितना -1 -2 चला जाएगा ये नीचे होता जाएगा। ये आपको मैं बेसिकली बता दूं कि जितना ये x² में +2 होगा ये ऊपर बढ़ता जाएगा, जितना माइनस होगा तो ये ऐसे नीचे करके ऐसे, एक ये चला गया, दूसरा वाला ऐसे चला जाएगा, और माइनस होता है तो ये -1 से चला जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे इसके ग्राफ आ गए हमारे पास। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल फंक्शन, इस पे कोई भी फंक्शन आ जाए हमारे पास, सिर्फ हमें ऐसे प्लॉटिंग करनी है और उसको सॉल्व कर देना है। प्लॉटिंग करके हमें वहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, वो ऑटोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है उसका नाम है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों को, तो रैशनल फंक्शन जो भी p/q की फॉर्म में होता है, जैसे बताया मुझे फंक्शन = 1/x, 1/x 2/x वट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1/x एक हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। ये भी सेम है सर, इसकी भी ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने कहा बेटा जिसका भी ग्राफ नहीं समझ आया ना कैसे बनेगा, सबसे बेस्ट तरीका जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, प्लॉटिंग कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बस 3-4 चीजें याद रखना। 0 हमेशा लेंगे,
1 -1 2 -2, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे माइनस लेंगे हमेशा। बट इस क्वेश्चन के अंदर गलत हो गया, जीरो। जीरो लेने में तो नॉट डिफाइन आ रहा है, तो जीरो लेंगे ही नहीं। ठीक है, इसे भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ कि ये कुछ था भी, जरूरत ही नहीं है, नॉट डिफाइंड टर्म आएगी इससे। तो 1 लेने पे कितना आ रहा है 1, -1 लेने पे -1, 2 लेने पे कितना आ रहा है 1/2 और -1/2, और बढ़ा लो आगे। 3 लेने पे बेटा 1/3, -3 लेने पे कितना आ रहा है -1/3। जब ये भी तो वही हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/x आया ना, इसका मतलब भी तो यही है। तो जब हम इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे इसमें, मैंने टर्म भी बड़ी बड़ी ली है। ठीक है, 1 2 -1 -2 1 2 -1 और -2। अब अगर आप इसमें जीरो पुट कर रहे हो तो मैंने कहा सर जीरो में तो नंबर ही नहीं आएगा, तो भूल जाओ, नहीं पुट करेंगे भैया, नहीं आएगा। तो 1 पे कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है, -1 पे -1 आ रहा है, इस पे और भी वैल्यूज देनी पड़ेंगी बहुत सारी, ध्यान रखना। क्यों, देखते हैं अभी। सर 2 लेने पे कितना आया था सर 1/2 आया था सर, 1/2 सर यहाँ पे होता है। और -2 लेने पे कितना आया था, -2 लेने पे -1/2 आया, तो -1/2 यहाँ पे आ गया। तो 3 लेने पे 1/3 आ गया। तो असली में अगर मैं बताऊं आपको, करने लायक बात जो है वो ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। आप वैल्यू पुट करते रहो बस, प्लॉटिंग तो हमारा ही काम है। ऐसे बुक में भी देखोगे तो ऐसे ही ग्राफ जा रहा होगा इसका, ऐसे और ऐसे। तो ये वाला ग्राफ जो जाता है हमारे पास, इसे बोलते हैं रैशनल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, इसमें और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देखो मॉड ऑफ एक्स, जो भी मॉड वाला फंक्शन आएगा, जो भी मॉड वाला फंक्शन आएगा, इसकी जो आपकी वो बनेगी, क्या कहते हैं उससे, ग्राफ बनेगा जो इसका बेटा, वो हमेशा वी शेप बनेगा, ऑलवेज वी शेप। आप चाहो तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बना के भी दिखाते हैं, अलग अलग ग्राफ बनाएंगे इसमें काफी सारे। ठीक है, तो ये पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2, पर ये गैप बराबर होना चाहिए, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, कोई नहीं, समझदार हो आप सब। ये हमारे सारे गैप होंगे हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बात कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ एक्स हमारा मतलब क्या होता है ये, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं बेटा, बॉक्स बनाएंगे अगर, तो आप समझने वाली बात ये है कि अगर उसका जो मर्जी भी बॉक्स बना लो आप, थोड़े से ज़्यादा बनाएंगे, जीरो लेने पे जीरो ही आएगा। ये मार्कर के दिन पूरे हो गए इस वाले के, एक्स और वाई लिया हमने, ये तो वही हो गया ना, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। 1 लेने पे 1 आएगा, -1 लेने पे भी 1 आएगा, 2 लेने पे 2 आ रहा है, पर -2 लेने पे भी 2 आ रहा है, 3 लेने पे 3 आ रहा है, -3 लेने पे भी 3 आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसा नजर आ रहा है सर, सेम सेम आ रहा है सर, देखो 1 1 2 2 3 3। मैंने कहा बेटा सिर्फ इन तीन में ही तो 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, बाकी -1 1 -2 2 और -3 3 में कहाँ इक्वल आ रहा है इन तीनों में, इन तीनों में तो इक्वल नहीं आ रहा ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। आइडेंटिटी में तो सारे ही सेम आने चाहिए हमारे पास, अगर सारे ही सेम आएंगे तब वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये मॉडुलस ही कहलाएगा। तो ये जीरो था हमारे पास, तो एक तो जीरो मिल गया, जीरो जीरो, 1 लेने पे 1 आ गया, -1 लेने पे ही 1 आया, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, वी शेप जाएगा। देख लो 1 पे 1 आ गया, -1 पे -1 आ गया, 2 लेने पे 2 आ रहा है, -2 लेने पे -2 आ रहा है, 3 लेने पे 3 आ रहा है। पॉइंट दिखा दूं आपको मैं, अगर नहीं दिख रहे तो आप लोगों को, नज़र कमज़ोर होती है बच्चों की वैसे कभी कभी। तो ये हमने, ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगला वाला क्वेश्चन क्या, अगला पार्ट क्या है। अगर सर इसी में हम चेंज कर ले फंक्शन, थोड़ा सा चेंज करते हैं, एफ ऑफ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 कर दे सर, +1 कर दे सर, +2 कर देते सर, हमारी मर्जी, करो बेटा। मॉड तो है ना, बनेगा वी शेप ही, उससे बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो, आप किसी को भी बुला लो। इसका जब बॉक्स बनाएंगे तो इसका हम बॉक्स नहीं बनाएंगे, चलो इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं, और हमें डायरेक्ट भी आना चाहिए। अगर एक्स के लिए मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, तो जीरो पुट करने पे कितना आ रहा है 1, अगर एक्स जीरो लेते हैं तो 1 ही आया ना, और एक्स में -1 लेता हूँ तो कितना आ गया 0, अगर मैंने -1 लिया तो कितना आ गया 0, और एक्स अगर मैं 2 लेता हूँ तो 3 आ जाएगा, 2 लेने पे 3 आ गया, 2 लेने पे 3 टर्म आ गया, 1 लेने पे 2 आ जाएगा बेटा, -1 लेने पे 0 आ गया, -2 लेने पे 1 आ जाएगा,
-3 लेने पे 2 आ जाएगा। तो देखो इसका भी ग्राफ वी शेप ही जाएगा, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर कहते हो सर एक काम करते हैं सर, हम यहाँ ना मॉड ऑफ x माइनस 2 ले लेते हैं सर। मैंने कहा बेटा जो मर्जी लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ले रहे हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 ले रहे हो, तो ये 2 से चला जाएगा, फिर x अगर मैं 2 लेता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो इधर और इधर चला जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो जितना भी अगर हम मॉड वाले ग्राफ जाएंगे सारे वी शेप ही जाएंगे। मॉड का ग्राफ बनाना है तो सीधा ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि वो वी शेप जाएगा। और कैसे जाएगा, ऐसे वैल्यूज पुट ले लो बहुत सारी, ऑटोमेटिकली बन जाएगा वो। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन सिंघम वाला नहीं है, ये अलग है, ये थोड़ा सा ये सिग्नम फंक्शन है, SIG। किसी को मेरी हैंडराइटिंग से परेशानी है तो मैं हैंडराइटिंग चेंज भी कर लेता हूँ उनके लिए। सिग्नम SIGNUM सिग्नम। और फंक्शन को हम f ऑफ n भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं फंक्शन को कई जगह पे, f ऑफ n, दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब जो सिग्नम फंक्शन है इसका क्या मतलब है सर, ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं बेटा देखो यहाँ पे ना हमेशा ऐसे दिया होगा x² + 2 और 2x, ऐसे ये दिया होगा व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, ऐसे करके दिया होगा कुछ। तो यहाँ पे जो इस तरीके से फंक्शंस आएंगे हमारे पास, इन फंक्शंस को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। इन फंक्शन को सिग्नम फंक्शन इसलिए बोलते हैं हम लोग बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स नहीं है कि हमें इसी में पुट करना है हमेशा। यहाँ पे कंडीशन बेस है, ये हमारी आगे वाली दोनों कंडीशंस है। अगर आपको जैसे अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास क्वेश्चन आ गया सिंपल सा कि जैसे मैं लिख दिया जाता हूँ, क्वेश्चन अलग से दिखाता हूँ। जैसे 2x + 3 एक फंक्शन आ गया fx, तो कौन सा फंक्शन था ये? लीनियर फंक्शन था हमारे पास, नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन था ये। अब इसके अंदर आप जो मर्जी वैल्यू पुट करो, आपको 0 पुट करना हो, नेगेटिव पुट करना हो, पॉजिटिव पुट करना हो, -1 पुट करना हो, 2 पुट करना हो, सब इसी में पुट करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, सब इसी में पुट करेंगे। बट अब हमारे पास कंडीशंस आ गई दोनों कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो जो कि पॉजिटिव है, मतलब x की जगह पुट करेंगे ना बेटा, हम कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 0 से बड़ी है, मतलब मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा। अगर 1 पुट करने पे कितना आएगा? 2। कोई बच्चा इसमें 1 नहीं पुट करेगा बिकॉज 1 हमारा 0 से बड़ा होता है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब -1, -2, -3, -4 या 0 भी इक्वल टू भी है यहाँ पे, 0 और 0 से कम, 0, -1, -2, -3, -4 वो सब हम इधर पुट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। x की वैल्यू 0 या 0 से कम कोई भी पुट करेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे। तो अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं आप लोगों के लिए कि कौन सी वैल्यू, इसका ग्राफ बड़ा अजीब सा होता है अलग अलग, तो इसका बनाएंगे नहीं हम ज्यादा। एक जो ग्राफ बुक में दिया हुआ है हम उसी पे थोड़ा फोकस कर लेंगे बाद में, अभी इसका देख लेते हैं। इस पे वैल्यूज मैं ले लेता हूँ, देखो 0, 1, 2 मैंने पॉजिटिव वाले ले लिए और -1, -2, -3 नेगेटिव वाले ले लिए। अब अगर मैं 0 पुट करूंगा तो देखो 0 इक्वल टू कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, तो 0 में इसमें पुट करना पड़ेगा। तो 0 पुट करने पे कितना आ गया? 2। अगर मुझे वैल्यू 1 पुट करनी है तो 1 क्या होती है? 0 से बड़ी होती है ना 1, तो यहाँ कंडीशन दी हुई है हमारे पास, इन दोनों में से किस में पुट करेंगे ये कंडीशन डिसाइड करेगी। x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा, एक ही फंक्शन है पूरा, बट इस फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर x की वैल्यू मेरे को 0 से बड़ी कोई भी मिलती है जैसे 1, 2, तो मैं इसमें पुट करूंगा, या x की वैल्यू कोई 0 से छोटी मिलती है या 0 भी मिलती है जैसे -1, -2, -3 और 0, ये मैं ऊपर वाले फंक्शन में पुट करूंगा। बस ये ध्यान रखना है आपको सिग्नम फंक्शन में। तो 1 पुट करने पे कितना आएगा बेटा? 2। 2 पुट करने पे कितना आ गया? 4। अब मुझे -1 पुट करना है, तो -1 तो मैं इधर पुट करूंगा, इसमें तो नहीं पुट कर सकता मैं। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 + 2 11, सिंपल। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। अब इस पे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जैसे कंडीशन दी होगी वैसे ही आप उसका ग्राफ बन जाएगा। तो अब हम वो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी पे बेस पे उसका ग्राफ बड़ा इजीली बन जाता है हमारे पास। सिग्नम फंक्शन जैसे दिया हुआ है, एक और फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1, 0 और -1 when x greater than 0, when x equal to 0 and when x less than 0। अब समझ आया ना यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? x की वैल्यू ये है, तो अब हमारे पास कोई भी अगर हम वैल्यू पुट करें, कोई भी किसमें, यहाँ पे x की वैल्यू, इसका अगर मैं आपको बॉक्स बनाऊं मैं यहाँ पे, वैसे इसके बॉक्स बनाने की जरूरत है भी नहीं, मैं फिर भी जस्ट, समझदार बच्चे हमारे पास है सारे, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं इससे पहले बना दूं उनके पूछने से पहले। देखिए अगर आप x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ,
0 पुट कर रहा हूँ, -1, -2, -3, ये हमारा पास ऑप्शन हो सकते हैं, नेगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले या 0। अगर मैं x के लिए 1 पुट कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव नंबर सारे, तो जो x की ग्रेटर देन 0 जो भी नंबर पुट करूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो सबका आंसर 1 ही आना है, सबका आंसर 1 ही आना है कांस्टेंट फंक्शन की तरह। 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आना है। और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करता हूँ -2 -2 -3, अगर x की कोई भी वैल्यू लेस देन 0 पुट करता हूँ तो सबका आंसर क्या आएगा बेटा? -1, -1, -1 और -1। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हमारे पास सिग्नम फंक्शन कहलाता है। कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब इसका कहते हैं सर ग्राफ भी बना ही देते हैं इसका भी। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बनाते हैं, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? इट्स वेरी इजी। ठीक है, 1 2 -1 -2 -3। अब देखो 0 पुट करने पे तो देखो 0 ही आ रहा है। अच्छा ग्राफ अगर आप देखते हो आगे ऊपर जाके देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इन्होंने डार्क सर्कल बनाया हुआ, डार्क मतलब 0 इंक्लूड है, 0 पुट करने पे 0 ही आएगा। और ये दोनों सर्कल बना रखे हैं, मेरे से गलती से बन गया पर सर्कल जैसा दिख रहा है मेरे ख्याल से तो, और ये भी सर्कल ही है। तो 0 पुट करने से ये सारी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, मतलब 0 से बड़ी मैं कुछ भी पुट करूँ, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 कुछ भी, दे ऑल आर इक्वल टू 1, सबका आंसर 1 ही आएगा। और अगर मैं 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूं तो दे ऑल आर इक्वल टू -1। तो इन सब की वैल्यू 1 और इन सब की वैल्यू -1। जहां पे ये सर्कल है उसका मतलब है कि वो इंक्लूड नहीं है, और जहां ये डार्क सर्कल है मतलब वो हमारा इंक्लूड है। तो 0 पे तो 0 आएगा, बट 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे सबकी वैल्यू 1, और इधर सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -1। तो यही हमारे पास सिग्नम फंक्शन है बस। अभी देखो 7th फंक्शन और लास्ट फंक्शन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास आता है, इसका एक सिंबल ही अलग होता है बिल्कुल। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मॉडुलस फंक्शन, ये मॉड क्या होता है, ये क्या होता है? उसी तरह से ग्रेटेस्ट फंक्शन का सिंबल ये होता है, ऐसे ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट वाला होता है ये। तो ये जो ब्रैकेट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सर समझ आ गया हमें, पर इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा देखो इसका ग्राफ से हम आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे हमें क्या बना होता है? सर्कल बना रखा होता है, ऐसे डार्क सर्कल, और ये सर्कल, यहाँ डार्क सर्कल, यहाँ सर्कल। जैसा तो आपको पता ही है कि डार्क सर्कल मतलब इंक्लूडिंग होता है, कराया हुआ है आपको सेट्स के अंदर इंटरवल्स में। डार्क सर्कल मतलब इंक्लूडिंग, और सर्कल मतलब नॉट इंक्लूडिंग, मतलब इस पॉइंट पे ये पॉइंट इंक्लूड होगा और ये नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आगे 12th में आएगा, ये बहुत सारा जगह पे आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, फंक्शन की कंटिन्यूटी भी आगे आ सकती है पूछने के लिए। आप पूछोगे सर ये कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो अभी तक जितने भी आपने ग्राफ बनाए, मैं जस्ट बता दूं आपको, जितने भी आपने ग्राफ बनाए हैं, अगर आप ग्राफ जब आप बना रहे हो और आपको ग्राफ बनाते हुए, ऐसे जो आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाते हुए अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ एक लाइन से ऐसे ग्राफ जा रहा है बिना पेन उठाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कंटिन्यू में जा रहा है, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे मान लो आधा फंक्शन इतना यहाँ तक है, फिर ब्रेक हो गया, फिर ये हो गया, पहले इतना बनाया फिर ब्रेक हो गया बीच में से, ठीक है? तो वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। कंटिन्यूअस मतलब जो बिना ग्राफ बनाए बन रहा है। तो जबकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कई जगह ब्रेक हो रहा है, ये सारे, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। तो ये हम आगे क्लास में कभी देखेंगे, बट अभी तो आपके लिए इतना ही काफी है। तो ये हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या होता है सर? अब इतना बता दिया आपने तो। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, उसका ग्राफ ये होता है। अब इसमें अंदर अलग अलग मैं वैल्यूज लूँ आप लोगों के लिए, तो 1.3 जैसे अगर मैं ले लेता हूँ, या 1.9 अगर ले लूँ मैं यहाँ पे, यही मैं माइनस का 0.9 ले लूँ सर, माइनस का 0.9। ये बहुत बहुत समझदार वाला क्वेश्चन है ये। अगर ये आप लोगों ने एक बार कर लिया तो आप लोगों को एक बार समझ आ गया तो कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आगे वाली क्लासेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। वैसे वो बात लगे कि इसके बाद पूरी बुक में कभी है नहीं, ये 12th में आएगा, बट 12th में बहुत बार आएगा, तो बेटर है कि इसे अभी अच्छे से कर लिया जाए। 2.3, और लास्ट वाला अगर मैं आपको बोलूँ -2.9। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, आखिर ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे कवि।
कि इस फंक्शन का मतलब क्या है सर, ये है क्या चीज, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो एक और ले लेते हम, 3 ले लेते, सिर्फ 3, ठीक है, सिर्फ इतने से ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या कहना क्या चाहता है हमारे पास। हमने ध्यान से देखा कि यार देखो 0 और 1 के बीच में 0 था, 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर है, जो भी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सब इक्वल टू 0 होगा। सब किसके अंडर आएंगे, 0 के अंडर आएंगे। 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर होगा, ध्यान सुनना सभी लोग, 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर होगा सारे आर इक्वल टू 1। देखो इस ग्राफ के अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी नंबर होगा सारे इक्वल टू 1 हो जाएंगे। 2 से 3 के बीच में जो भी नंबर होगा सारे इक्वल टू 2 हो जाएंगे। सेम इधर भी ले लेंगे। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर, -0.5 -0.2 -0.1 -0.9 ऑल आर इक्वल टू -1। अब -1.1 से लेके -1.9 तक ऑल आर इक्वल टू -2, -2 से लेके -3 के बीच में ऑल आर इक्वल टू -3। अब ये सब तुमने बता दिया कि सर हाँ ये होता है। अब एक बच्ची थी, उसने पूछ लिया सर क्या बता रहे हो आप, क्यों होता है ये, क्यों होता है। तो मैंने कहा इसका क्वेश्चन का मतलब है, फंक्शन का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर मैं एक मान लूं, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे इस फंक्शन का, इस पॉइंट का नंबर नाम ले लिया मैंने 2.5। तो अब मैं बोलूंगी 2.5 तक का सबसे बड़ा इंटीजर, इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको आखिरी, सर ये क्यों होता है ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम है इसका। तो 2.5 तक का सबसे बड़ा इंटीजर, मैंने कहा देखो इस पॉइंट के राइट साइड में तो बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे, बड़े 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 3 4 5 सारे बड़े मिलेंगे, पर कहते नहीं, इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट के बाद की बात नहीं कर रहे हम, इस पॉइंट तक का सबसे बड़ा इंटीजर। मैंने कहा इस पॉइंट तक के तो सारे इंटीजर ये सारे हो गए, -4 भी इंटीजर है, -3 भी है, -2 भी है, -1 0 1 2 सारे इंटीजर है इससे छोटे। कहते इन सब में से सबसे बड़ा इंटीजर दैट इज 2। तो मतलब 2.1 से लेके 2.9 तक कोई भी मैं नंबर ले लूं, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 तक कोई भी नंबर ले लूं मैं, तो वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर दैट इज इक्वल टू 2। तो वहां तक का अगर मैं यहाँ बात ले लूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं -1.9, तो -1.9 यहाँ ले लिया, तो -1.9 तक का, तो मैं कहूँ बेटा इधर को तो भूल जाओ सारा, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर, तो -1.9 तक का सबसे बड़ा, तो इधर वाले देखेंगे सारे, इधर इंटीजर बहुत सारे हैं पर इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर दैट इज -2। इंटीजर पता ना डेसिमल में नहीं होते, इंटीजर जो नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सारे इंटीजर होते हैं, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, डेसिमल में नहीं लेते। 2.5, अब बच्चे कई बार यहाँ पे राउंड अप भी कर देते हैं, सर 2.1 और 2.9 का, 2.1 का सर 2 हो जाएगा और 2.9 का 3 हो जाएगा। बेटा राउंड अप नहीं करना है हमें, 2.9 का 3 नहीं होगा, 2.9 का भी 2 ही होगा। इसमें 3 चीजें गलती करते बच्चे, तीनों मैंने बता दी है, ठीक है। एक तो समझ नहीं आता, पहली गलती। दूसरा सर ये 2.5 क्या होता है सर, ये यहाँ तक का क्यों होता है। तीसरा राउंड अप, तो राउंड अप भी नहीं करना चाहिए कभी, राउंड अप नहीं होता। 2.9 का भी 2 ही होगा, 1.9 का भी 1 ही होगा, बिकॉज 1.9 तक का, ये 1.9 है मान लो ये पॉइंट ए, तो यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर दैट इज 1। तो अब इस बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो 1.3 का क्या हो जाएगा, 1.3 देखो कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। तो 1.3 का क्या आएगा, 1। 1.3 तक का सबसे बड़ा इंटीजर, तो मतलब इसके इधर वाले नंबर नहीं देखेंगे हम, 1.3 तक का सबसे बड़ा इंटीजर 1। दूसरा 1.9, तो राउंड अप करके 2 नहीं हो जाएगा वो भी, तो 1.9 का भी 1 ही रहेगा इधर वाला। -0.9, तो -0.9 यहाँ पड़ता है। आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कभी कभी, फिर ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, ये यहाँ लाई कर रहा है 0 -1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.9 तक। तो इसका क्या होगा, -1 -1.3 वो यहाँ लाई करता है, तो उसके इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में हमेशा -2 2.3 यहाँ 2.3 लाई कर रहा है, उसके इधर लेफ्ट वाला क्या है 2, 2.9 का भी 2 हो जाएगा। पर सर 3 हो गया, अब तो 3 में क्या होगा बेटा, 3 पे तो डार्क सर्कल ही है ऑलरेडी, तो 3 का तो 3 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। सबसे